हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में समाज शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए समाज शास्त्र का एक वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं और इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। पूरा सॉल्यूशन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। पूरी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपके इस पेपर से जुड़े होंगे। सभी प्रश्न का उत्तर भी मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हुए हैं, उनको नहीं मालूम है कि कैसे पेपर आएगा, पेपर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और हमें पेपर को कैसे हल करना है, तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहा गया है स्टूडेंट कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कि बच्चों के पास हौसला है, उनको 95% करने का स्कोर करने का मौका है, तो वो हल करेंगे। तो पूर्णांक 100 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100 में से हम उन स्टूडेंट का 95+ स्कोर जरूर कराएंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको लिखना है, नाम लिखना है, पेपर कोड देख सकते हैं 999 APA पेपर कोड है समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। समय आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। निर्देश में यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख है। उसके बाद में दूसरे पर देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका शब्द सीमा 50 शब्दों में आंसर देना है। और 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को चलिए हल कर लेते हैं। जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट है, बिगिनर है, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर की स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाएंगी, पेपर कैसे आता है, इजी आता है, हार्ड आता है, इस पेपर में आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी। ठीक है, और मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ पेपर हल करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हल कीजिएगा पेपर को। यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है स्टूडेंट, ये कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 8 मार्च को शायद महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस नहीं, 8 मार्च को क्या महिला दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा। 10 जुलाई को मत्स्य क्या है, मत्स्य एक प्रकार मछुआरा दिवस। और 5 जून को स्टूडेंट क्या मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। यानी इनमें से कोई एक है जो कि सामाजिक संस्था का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है स्टूडेंट। तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या, समूह हो जाएगा, जो कि एक सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा। पूरा पेपर आप सभी को मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं और बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो एग्जामिनर जो है खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है। तो जो अदृश्य हाथ की अवधारणा है, संबंध किससे, क्या R.K. ब्राउन से है, मार्शल से है, स्पेंसर से है, या स्मिथ से है, एडम स्मिथ। तो इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जो जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम है, ये कब पारित किया गया था। देखिए, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1850 में ये पारित किया गया था। समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की जो प्रमुख समस्या है स्टूडेंट, जो भारत की महिलाओं की जो प्रमुख समस्या है देखा जाए तो सभी हैं, जैसे उच्च शिक्षा का अभाव भैया। ठीक है, उच्च शिक्षा उनको ना मिल पाना। दूसरा है तकनीकी शिक्षा का भी अभाव। ठीक है, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव की भैया लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये नहीं पढ़ने जा सकती। ठीक है, तो इनमें से देखा जाए तो भैया सभी है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से 5वें का डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक समुदाय नहीं है। यानी इनमें से कोई एक है जो कि समुदाय नहीं है स्टूडेंट, आपको बताना है। क्या हिंदू है, जनजाति है, मुस्लिम है, या भीड़ है। तो इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा, जो भीड़ है ये समुदाय नहीं है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या है, पर डे आपको कम से कम 10 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और जो आपका ये सोशियोलॉजी, इसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको तैयार करना चाहिए। मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन आंसर क्लियर रहे और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि पेपर में, यानी ये देखिए पेपर के फर्स्ट में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया है और एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है आप लोगों को पता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है? क्या राष्ट्र राज्य हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, संप्रभुता या पंथ निरपेक्षता? तो 7वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्र राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो इनमें से ग्राम पंचायत हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर स्टूडेंट, निम्न में से किस भाषा में रजत का अर्थ कृषक होता है? कौन सी भाषा में होता है स्टूडेंट? ये VVI क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी है इसका आंसर। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या तमिल हो जाएगा? जी नहीं, तमिल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या मलयालम होगा? बिल्कुल भी नहीं। गुजराती होगा? बिल्कुल भी नहीं। तेलुगु हो जाएगा जिसका रजत का अर्थ है कृषक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया स्टूडेंट? तो भारत में जो उदारीकरण है वो वर्ष 1900 अपनाया गया, यानी 1990 में अपनाया गया था। तो 10 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, आ गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट जो है आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 10 आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि मैं पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर देने वाला हूँ आपको। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या, देखिए माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर एग्जामिनर देगा स्टूडेंट, इसके लिए कितने शब्दों में लिखना है ये भी मैंने आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में इतने ही शब्दों में लिखना रहेगा। ये देखिए 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको 25 शब्दों में देना है, यानी 25 वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ड में देना है आपको, शब्दों में देना है आंसर, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर भी मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट, बस आप क्या है देखते जाइए। देखिए उत्तर है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा, ठीक है, वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, ठीक है। माल्थस ने 1798 में, यहाँ पर देखिए 98 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा जिसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798, ठीक है। 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बोर्ड एग्जाम में खासकर स्टूडेंट बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाएगा, आपका बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाएगा कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट? तो वो माल्थस हो जाएंगे। याद रखिएगा आपकी सोशियोलॉजी में हर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 या 2 आपको पुस्तक के नाम तो जरूर पूछे जाएंगे कि भैया इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर, अनुसूचित जनजाति की कोई 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यानी आपको 10 क्वेश्चन देना है, तो 30 नंबर तो आपका इसी में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अनुसूचित जनजाति की क्या बतानी है? 3 विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आंसर के साथ में बताऊंगा स्टूडेंट, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं, मैं पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए उत्तर है, सबसे पहला इसमें है सामान्य भूभाग। देखिए एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करते हैं, ठीक है, कोई एक उसका निश्चित भूभाग होता है जिसमें वो लोग क्या है निवास करते हैं। दूसरा है बी वाला, विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है, यानी एक परिवार होता है उसमें वंश आते हैं, गोत्र आते हैं, कई प्रकार के कई लोग होते हैं, कई गोत्र के होते हैं, संकलन होता है, ठीक है। तीसरा है सामान्य भाषा, जैसे एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं भैया। जैसे हमारे देखा जाए जैसे यूपी में 4 प्रकार के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अवधी बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, अवधी के बाद में
भोजपुरी भी बोला जाता है, दूसरा हो गया, तीसरा आपका हो गया ब्रज बोला जाता है, ठीक है, और मैथिली बोला जाता है। 4 प्रकार के हमारी उत्तर प्रदेश में लैंग्वेजेस चलती है। तो हमारे यहाँ पर मैं बात करूँ तो अवधी चलती है, ठीक है स्टूडेंट का कैसे। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा बोल कर बताना चाहूँगा कि अवधी में किस तरह से बोलते हैं कि का हाल बा, क्या हाल है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पर आवा, इस तरह से जो लैंग्वेजेस को प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये अवधी में आ जाता है। और जो रामचरितमानस है वो भी जो तुलसीदास जी ने है वो भी किस में रचना किया है, अवधी में ही रचना किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछे जाएंगे। तो अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बतानी थी, यहाँ पर बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर दीजिए। तो इसका भी आंसर मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए उत्तर देखिए। पूर्वग्रह एक समूह, देखिए पूर्वग्रह क्या है, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थ पूर्ण निर्णय है, अर्थात वो धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही ली जाती है, ठीक है, शुरुआत में क्या है ली जाती है, इसी को पूर्वग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, लिख लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पेपर में आएगा स्टूडेंट तो आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने हमारा जो है महातांडव क्लास नहीं देखा, जो कि मैंने पूरे बुक का निचोड़, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी का स्टूडेंट मैंने निचोड़ उस वीडियो में बताया। तो देख लोगे तो आपका स्टूडेंट मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि 95 प्लस आपका कंफर्म पक्का हो जाएगा। बस जो 2.5 घंटे का वीडियो है बस देख लीजिए उसको, ठीक है। और मैं जितना ज़्यादा आपका मॉडल पेपर लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, उसको भी तैयार कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। हमें 3 विशेषताएं इसकी लिखनी है नगरीय समाज की। तो देखिए आंसर इसके भी हम लेकर आए हैं। उत्तर है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। किस तरह से निम्नलिखित, यानी कुछ इस प्रकार से बताए गए पॉइंट की तरह। सबसे पहला है नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं, ठीक है। दूसरा है नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायात में पाया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा है नगरीय समाज में बेमेलता देखने को मिलती है, यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ जैसे क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसायों के लोग रहते हैं। यानी नगर समाज में स्टूडेंट देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, अलग व्यवसाय करते हैं, ठीक है, उनकी सोच भी अलग होती है। समझ में आ गया, जैसे कोई व्यवसाय अलग कर रहा है। अब जैसे ग्रामीण इलाकों में बात किया जाए तो वहाँ पर कृषि हो जाती है, कृषि पर ही जीवन, जो किसानों का जीवन निर्धारित होता है कृषि पर ही। लेकिन नगर समाज में उनके व्यवसाय होते हैं, कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, क्षेत्रों के कई आते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 15 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर देखिए इसका भी, यहाँ पर देखिए बोगार्ट्स, देखिए बोगार्ट्स के अनुसार संस्कृति किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समरस रीतियों को कहते हैं। रेडफील्ड के अनुसार भी देख लेते हैं, यानी जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने अनुसार संस्कृति को परिभाषित किया है। संस्कृति कला और उपकरणों द्वारा स्पष्ट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है, ठीक है। ये संस्कृति की परिभाषा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर। पूरा पेपर का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में, कैसे कॉपी को आपको लिखना है मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका जनतांत्रिक से रिलेटेड। आंसर देखिए, ये देखिए जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं, ठीक है, अपने अपने प्रत्याशी। जैसे मान लीजिए कि जो बीजेपी है, बीजेपी की अलग अलग स्टेट में, अलग अलग उसके डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रत्याशी होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव है। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। अब इसके बाद में जो ग्रामीण समाज, इसमें जो बदलाव आया वो कैसे आया, क्या आया, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर है ये बदलाव निम्नवत थे, पॉइंट के थ्रू बताया गया। सबसे पहला है गैर कृषि के कारण
कृषि मजदूरों को बढ़ोतरी, जो गहन कृषि इसके कारण जो कृषि मजदूरों को बढ़ोतरी मिली। दूसरा है भुगतान में सामान जैसे अनाज के स्थान पर नगद भुगतान, यानी अनाज के स्थान पर पैसे उनको दिए जाने लगे, यानी कोई भी कृषक होता था वो अपना अनाज बेचता था, उसको उसके धन बदले क्या एक प्रकार से धन दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, ठीक है, उसका एक प्रकार से मेहनताना दिया जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन है मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय, यानी जो मुक्त दिहाड़ी मजदूर हैं उनके वर्ग का उदय। तो ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो ग्रामीण समाज है इसमें प्रमुख बदलाव आए, वो उसकी परिभाषा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। जो इसके 3 विशेषताएं स्टूडेंट, इसको आप लोगों को बताना है और ये भी 3 नंबर का दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पर एक विशेषताएं बताने पर 1 नंबर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है, ठीक है। ये मानवीय जो यानी जो मानव के द्वारा शक्ति पर, उनके बल पर, उनकी मेहनत पर अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है, ठीक है। दूसरा है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है भैया, ठीक है। तीसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है, ठीक है। ये प्राकृतिक जो संसाधन है इसके अधिकतम तथा जो योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। समझ में आ गया। तो ये औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है। भैया उदारीकरण शब्द का तात्पर्य आप लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। कितने नंबर स्टूडेंट? 3 नंबर आपको। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये देखिए उत्तर है उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे, ठीक है। किसके? विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे, उदारीकरण शब्द का तात्पर्य है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन समाजशास्त्र से रिलेटेड है, तो आपको समाजशास्त्र से रिलेटेड ही इसका आंसर देना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए, ठीक है। हमें इसके जो भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका नाम, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम इस प्रकार है, देखिए बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन, 5वां है जंगल बचाओ आंदोलन और 6 है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। एक आपका हो जाएगा टिहरी बांध आंदोलन। तो ये 6 प्रकार के आप लोग आंदोलन का नाम लिख देंगे। 3 नंबर आपका कन्फर्म है, कोई नहीं काटेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो है 10 जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने बता दिया है। समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर में आपका कुछ ऐसा ही दिया जाएगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 6 क्वेश्चन होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो कृषक समाज है इनकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। जैसे जो कृषि जो ग्रामीण इलाकों में कृषक समाज है इनकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी ना, तो इसका उल्लेख करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब देखिए हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर प्रभाव जो पड़ते हैं, एक प्रकार होता है सकारात्मक, ठीक है, एक आपका होता है सकारात्मक और दूसरा आपका प्रभाव होता है नकारात्मक, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए इसके। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसके प्रभाव का वर्णन करना है, जिसके लिए 6 नंबर दिया जाएगा। 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग दे देंगे तब, ठीक है स्टूडेंट, जब दे देंगे। और ये किससे जुड़ा है भैया? आपका कृषि से रिलेटेड जुड़ा है। अब ये भी बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया गया, ठीक है, या सबसे ज़्यादा चर्चित कहाँ पर था? तो पंजाब में था। समझ में आ गया। 23 नंबर क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है जाति के, ठीक है, जाति कई प्रकार के होते हैं। अब ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो जाति के बारे में सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। तो जाति के जो महत्वपूर्ण लक्षण है इनके बारे में बताना, जिसके लिए आपको 6 नंबर एग्जामिनर देगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको जो भारत में भूमि सुधार हुआ उसके महत्वपूर्ण आपको चर्चा करना है। ठीक है भैया, 6 नंबर प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि ब्रिटिश उपनिवेश काल, यहाँ पर देखिए कल लग गया है, यहाँ पर काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको देना होगा। जैसे एक आपका राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है। दूसरा आप रख लीजिए जो ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर ठीक है विद्यासागर, उसके बाद में विवेकानंद, ये सभी का आप लोग नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। अपने क्वेश्चन बैंक और बुक में आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा आप लोग क्या मेहनत करना सीखिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कहा नहीं गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती। तो आप लोग मेहनत करेंगे और अपना टारगेट एक लोग अपना अचीव करके और उसको फिक्स रखिए। ठीक है, एक अपना टारगेट फिक्स रखिए। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं जब 95 सोच लेते हैं तो वो कहते हैं कि अब मेरा 70 का ही रहेगा टारगेट। तो भैया अपना एक टारगेट जो है हमेशा फिक्स रखिए, उसको क्या नीचे कम मत कीजिए, उसी के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, स्टडी उसी के हिसाब से कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं इनकी समस्याओं की व्याख्या करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर एग्जामिनर देगा। कितने नंबर देगा स्टूडेंट? 6 नंबर देगा, याद रखिएगा 6 नंबर के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 8 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 8 नंबर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, ये 10 नंबर दिया जाता था, लेकिन अब 8 नंबर दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें समानता और अधिकारों के लिए जो किए गए प्रमुख प्रयास है इनका विस्तृत में वर्णन करना है। अथवा करके इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके समझ में आ गया। अब इसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। आपको पंचायती जो राज व्यवस्था इस पर आपको निबंध भी लिखना है। तो अथवा करके दिया हुआ स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक को करना है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं जितने भी चाहे अथवा लगकर क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर, संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र के रूप में प्रस्तुत होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो कथन है इसकी व्याख्या करना है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पहले 10 नंबर का, 8 नंबर का पूछा था। 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यानी एक पेज में आप लोग आंसर लिख देंगे, एक पेज से 1.5 पेज में, तो इसका आपका एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अथवा लगा है, अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये सभी को आपको तैयार कर लेना है। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बारे में भी तैयार कर लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। नातेदारी, परिवारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। नातेदारी कितनी प्रकार के होते हैं, नातेदारी कौन से होते हैं, इसका परिभाषा देना आपको। ठीक है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब अथवा इसमें भी लगा है, दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। भैया जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग जैसे जो पैर से अपाहिज है, हाथ से ठीक है बोल नहीं पाते, कान कटा है, ठीक है, या कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, लकवा मार दिया है, तो ये सभी जो होते हैं दिव्यांगों के संघर्ष के बारे में आपको बताना है। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हमारे चैनल पर सभी का आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया ही होगा, उसमें भी आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, इसका आंसर तैयार कर लीजिए। एक वायरल पेपर है जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज शास्त्र का 100 नंबर के पूर्णांक के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया है। तैयार कर लोगे और हमारा जो महातांडव क्लास है देख लोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम में। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय